बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख इकनॉमिक टाइम्स टोरंटो 360 के साथ। आज हमारे साथ एक मारूफ शख्सियत जो यहाँ मौजूद हैं, कैनेडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको बेतहाशा सलाहियतों से नवाजा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि समंदर में किसी कूजे को बंद कर दिया जाए तो नामुमकिन होगा उनके लिए कहना, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ पर अबूर हासिल किया हुआ है। उन्होंने बड़ी छोटी सी उम्र के अंदर एक काम शुरू किया। आज इस स्टेज पे वो बैठे हुए हैं, लोग उनका नाम लेके उनको मेंटोर बनाने के लिए तैयार हैं। ख़ासतौर पे यंग जनरेशन उनको मेंटोर मानती है कि ये हमारे मेंटोर हैं। सितारा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी खिदमात पर उनको सितारा इम्तियाज़ दिया गया है। और जोफ़ा ग्रुप जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है, लीडिंग मल्टी नेशनल कंपनी है जोफ़ा, उसके जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। PhD हैं हेपोथेरेपी के अंदर जो है वो उन्होंने PhD किया हुआ है अमेरिका से, क्लिनिकल उसके अंदर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, उसकी बुनियाद क्यों रखी गई, उसकी क्या ज़रूरत थी, पाकिस्तान के बाद कनाडा के अंदर भी उन्होंने रख दी है, उसके बारे में हम उनसे मालूम करेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर लोगों के अंदर बेतहाशा ज़हनी सलाहियतें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या वजह है? उसको इस्तेमाल करने के लिए इनका इदारा किस तरीके से काम कर सकता है? पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पावर्टी लेवल है उसको कम करने के लिए हम इनसे मालूम करेंगे कि ये नौजवान नस्ल को बताएं कि पावर्टी लेवल को कम करने के लिए वो अपने मैदान के अंदर कहाँ किस जगह पर क्या काम कर सकते हैं। बहुत मारूफ शख्सियत हैं। हम डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब आपको वेलकम करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर इमरान साहब जो है बहुत मुख्तसर दौरे पे पाकिस्तान से यहाँ आए हुए, उसके बाद उन्होंने US जाना है और बहुत सारे मकामात पे उन्होंने जाना है। कहीं किताबों के मुसन्निफ भी हैं, अपनी किताबों के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किताब लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ उन्हें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि ये जो आपका कल एक इवेंट था, बहुत शानदार इवेंट था माशाल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। तो ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के बाद कनाडा के अंदर वो किस तरीके से अपना किरदार अदा करेगा, और ख़ास तौर पे इसकी बुनियाद रखने की वजह क्या है? देखिए, ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट माहौल की वजह से या हमारे माजी के अंदर अपनी नाकामियों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कहीं रुक जाते हैं। हम माशी तौर पर रुक जाते हैं, माशरती तौर पर रुक जाते हैं, तालीमी मैदान में रुक जाते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं। तो जब हम इंसान रुक जाता है तो उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है जो उसको गाइड कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। और ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इंस्पायर फॉर बेटर लिविंग, यानी इंस्पायर करती है उन लोगों को कि जहाँ पे आप रुक गए हैं वहाँ से आप आगे कैसे जा सकते हैं। हम अपने जहन को किस तरह मुख्तलिफ इस्तेमाल करके अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वही इन्वायरमेंट औरों के लिए भी होती है। हम आसपास देखते हैं, गर्मी सबके लिए पड़ रही होती है, बर्फ़ सबके लिए पड़ रही होती है, इकॉनमी ख़राब है तो सबके लिए है, डॉलर डिवैल्यू, जो रुपये डिवैल्यू हो गया तो सबके लिए हो गया। लेकिन उसमें कुछ लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कोलीग्स आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी क्लास में स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे रिलेटिव्स के अंदर रिलेशनशिप्स जो है वो मेंटेन है, लेकिन मेरे रिलेशनशिप्स में कोई चीज़ इशू हो रही है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा बैरियर है कि जो कि मुझे क्रॉस करना है और उस वक्त एक हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसा फोरम है क्योंकि जो कि उसको उस बैरियर को क्रॉस करने में मदद देता है और उसको वो हेल्प जो है प्रोवाइड करता है। तो इसकी बुनियाद कब रखी गई पाकिस्तान में, आपने कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, इसकी बुनियाद जो है वो कनाडा की ही रखी गई थी। मैं यहाँ पे कनाडा में अर्ली 90s में जो है मौजूद था, और वहाँ पे जैसे ही जब मेरी ये माली आसूदगी का अमल आपको पता है हम लोग नए आते हैं, खाली हाथ आते हैं, फिर सेट होना शुरू करते हैं। जैसे भी इस्टेब्लिश हो गया, फिर मैंने अपने आप को एजुकेशन वाइज अपग्रेड करना शुरू किया और उस पर फिर हमने काउंसलिंग का काम जो है वो शुरू किया। जैसे मोस्टली उस वक्त बिज़नेस काउंसलिंग होती थी और रिलेशनशिप काउंसलिंग होती थी। ख़ासतौर से जो न्यू इमिग्रेंट्स आते थे उनको इस तरह के बहुत मसाइल होते थे कि उनको यहाँ पे एक इकनॉमिकली सेट कैसे हो सकें, जॉब ढूंढनी है तो कैसे कर सकें, एंटरप्रेन्योर्स जो वहाँ से पैसे लेके आ रहे होते थे वो कैसे सही इस्तेमाल करके कारोबार कर सकें, और फिर एक रिलेशनशिप, क्योंकि बड़ी थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड की माइग्रेशन की बहुत बड़ी जंप होती है और फिर यहाँ के सिस्टमेटिक तकाजे जो है वो काफ़ी दबाव में लेके आ जाते हैं। तो ये वो मतलब इशू जो है वो होता था। तो उसकी आगाज़ जो है वो कनाडा से था, लेकिन मैं अपने नाम से ही खाली जो है वो करता था। फिर जब यहाँ पे जब 15 साल रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत हद तक जो है वो हर लिहाज से ब्लेस किया, तो फिर मुझे ज़रूरत इस बात की पेश आई कि मुझे अपने मुल्क वापस जो है वो जाना चाहिए। वही मेरा मुल्क, मेरी पहचान है, मुझे वहाँ पे जाके काम करना चाहिए।
तो फिर हम जो है मैं पाकिस्तान गया, वहाँ पे हमने प्रोग्राम जो है वो डेवलप किए। वैसे तो हम मेडिकल फील्ड में, मेंटल हेल्थ फील्ड में, एजुकेशन के अंदर, वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी जो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पहचान मेंटल हेल्थ बनी। हम मल्टी डिसिप्लिनरी मेंटल हेल्थ सिस्टम हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। मैंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 1 ईयर प्रोग्राम्स दिए, HEC अप्रूव प्रोग्राम्स जो है वो बनाए, और फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स के सेटअप्स का एक जाल हमने पूरे पाकिस्तान में बिछाया। ठीक है। तो वहाँ पे हमने ये काम करना शुरू किया, क्योंकि हमें ये मालूम था कि पाकिस्तान के अंदर तमाम वसाइल, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया था, होने के बावजूद भी लोग फिर भी मनफी कैफियत के अंदर है, लोग मुस्तकिल नाउमीदी की कैफियत के अंदर क्या वजह है इसकी नेगेटिव? देखें, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर आप पूरी मुस्लिम उम्मा को ही देख लें, पिछले 1000 साल से हमने कोई काबिल कदर कारनामा अंजाम नहीं दिया। हम एंड यूज़र्स ही बने हुए, हम रिसर्च से दूर चले गए, तालीम से हम बहुत ज़्यादा जो है वो दूर चले गए। फिर दूसरी चीज़ जो हमारे लोगों ने सीख ली, हमने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, यानी हम हर चीज़ को सिर्फ शिकायत करते हैं, हम अपने आप को कॉज नहीं समझते, हम उसको रीज़न नहीं समझते। हम साथ बैरूनी लोगों ने हमारे साथ ये कर दिया, बैरूनी लोगों ने हमारे साथ ये कर दिया। भाई मेरी भी तो कोई कमज़ोरी हुई होगी ना। हमने एक तारीख पढ़ते थे, मैंने जब सवाल करना शुरू किया तो मुझे चुप करा दिया गया था, लेकिन आज के दौर में तो बच्चा सवाल पूछ सकता है ना। हमें ये कहा जाता था कि जी ये 200-250 अंग्रेज़ आए थे और साजिश से पूरे उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया। तो भाई ये हम इतने कमज़ोर क्यों थे कि 200-250 आदमी उसकी भी तो कोई वजूहत हुई होंगी ना। तो यही बात है कि हमें उन रीजंस को ढूंढना पड़ेगा कि जी क्या रीज़न है कि हमारी प्रोडक्ट को हम खुद इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब हम ईमानदार नहीं है ना। ये तो हमें किसी ने बाय फोर्स बेईमान होने के लिए नहीं कहा। हम अपने यहाँ मुल्क के अंदर अपनी प्रोडक्ट नहीं लेते, लेकिन अगर मेड इन USA, मेड इन कनाडा, मेड इन UK लिखा हो तो हम ले लेते। तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब कुछ तो वजूहत ऐसी होंगी ना हमारे ऊपर ही। तो हम सच बोलना हमने छोड़ दिया, यकीन माने मुनाफकत हम लोगों ने करनी जो है वो शुरू कर दी। तालीमी मैदान के अंदर और किसी भी मैदान के अंदर, रिसर्च के अंदर हमने जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप देखें, हमने मजाक भी इस तरह के बना लिए, जोक भी इस तरह के बना लिए। हम कहते हैं कि जी PhD का मतलब होता है फिरा हुआ दिमाग। तो अब आप ये बताइए कि जब मैं बचपन में अगर मेरे अंदर ये इंस्टॉलेशन हो रही हो कि जी PhD का मतलब फिरा हुआ दिमाग है, तो कोई बच्चा PhD करना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। जितने मुस्लिम 57 इस्लामी ममालिक के मुला के PhDs नहीं निकलते, इतने सिर्फ जापान में 1 साल में निकलते हैं। तो क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होती? क्या रिसर्च है कि हमें इनकरेज ही नहीं किया जाता। दूसरी और तीसरी चीज़ ये है कि हम बहैसियत मजमूई हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में मैं ख़ास तौर पे देखता हूँ, बड़े नाशुक्रे लोग हैं। मैं रिगार्डलेस के वहाँ पे पावर्टी है, रिगार्डलेस के वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, रिगार्डलेस के वहाँ पे अभी भी बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने प्रोग्रेस की है। हमने साइकिल वालों को मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल वाले को जो है वो गाड़ी के ऊपर, हमने किराए के मकान पे जाने वालों को हमने प्रोग्रेस देखी है। अभी भी वहाँ कोई चीज़ महंगी होती है तो उसका इस्तेमाल कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अभी आप खुद देखें, इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, वो डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है ना। हम 18, 19, 20 से $बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 50 बिलियन से अब जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर हम खरीद रहे होंगे तभी इंपोर्ट कर रहे हैं, दरामदी बिल हमारा बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारी। इसका मतलब ये है कि हम खर्च कर रहे हैं तभी तो बढ़ रही होगी ना। कोई चीज़ आ रही होगी वो बिकने के लिए आ रही होगी, रखने के लिए तो नहीं आ रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम रुके तो नहीं है। हमारे यहाँ कोई कहते हैं जी टमाटर महंगा हो गया, 20 रुपए से 200 रुपए हो गया, उसकी कोई कंजम्पशन कम तो नहीं होती। तो हमने वहाँ पे उन लोगों को भी कंप्लेन करते हुए देखा है जो सबसे ज़्यादा आसूदा हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स जिसके घर में गाड़ी है, जो गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन है, कमरे के अंदर एयर कंडीशन है, ऑफिस में एयर कंडीशन है, जो बाहर निकलता ही नहीं है, वो भी धूप की कंप्लेन कर रहा है, उसको तो नहीं करनी चाहिए ना उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, नाशुक्रे भी हो गए। तो जब हम नाशुक्रे होंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में बरकत कैसे आएगी? बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है फबी आला है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे। डॉक्टर साहब, ये मेंटल इलनेस क्या है? मतलब लोग अगर किसी को कहते हैं यार ये मेंटल इलनेस है, दिमागी बीमारी है, तो वो अपने आप को पागल समझने लगता है। इसकी दूसरा मायने क्यों लेते हैं? क्यों इसको जो है वो तरजीह बुनियादों पे इस चीज़ को नहीं दिखाया जाता कि इसकी कोई और वजूहत भी हो सकती है? देखिए, ये भी एक बड़ा स्टिग्मा है आज तक भी। और इस वक्त जो वर्ल्ड हेल्थ की जो डेफिनेशन है ज़हनी सेहत की जो है, वो शख्स जिसको अपनी सलाहियतों का इदराक ना हो, वो शख्स जो अपने डेली रोज़मर्रा के आसाबी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, वो शख्स जो एक कंस्ट्रक्टिव फ्रूटफुल लाइफ नहीं गुजार रहा हो, और वो शख्स जो कम्युनिटी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो, लोगों की मदद नहीं कर रहा हो, अगर इस चारों क्राइटेरिया में से वो किसी एक में भी पूरा नहीं उतरता तो वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं है, अपने आप को जानता ही नहीं है। तो आप ये सोचें कि अगर इस वक्त जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जहनी सेहत के मेयार पे पूरी नहीं उतर रही है, हर शख्स एक जहनी दबाव के अंदर है, अपनी सलाहियतों से ज़्यादा, अपने आसाबी सलाहियतों से ज़्यादा, इस्तेदाद से ज़्यादा वो जो है वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है,
और उसके बाद अगर उसको अगर बगैर किसी वजह के रात भर नींद नहीं आ रही, 2 हफ्ते हो गए, वो उसकी भूख उड़ गई है या भूख उसको जो है वो ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो मायूस बैठा हुआ है, उसको कल की रोशन सुबह नहीं नज़र आती, वो बाग में जाने के बाद भी जो है वो कहते हैं इस खूबसूरत चमन के अंदर उसको परिंदे चहचहाते हुए जिनकी आवाज़ नहीं आ रही, उसको फूल नज़र नहीं आ रहे, वो कांटे और कीचड़ उसको जो है वो नज़र आ रही है, तो वो उसको ज़ाहिर है इसका मतलब है कि वो जहनी तौर के ऊपर वो डिस्टर्ब है और उसको हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ज़रा सी उंगली कट गई तो पट्टी बांध के 50 आदमी को दिखाएंगे कि पट्टी बंध गई, पट्टी बंध गई, पट्टी बंध गई। लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही, एक बच्चा है जिसने सारा दिन बैठ के याद किया लेकिन वो शाप को भूल गया, इसका मतलब उसको किसी मदद की ज़रूरत है। मैं हमेशा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करता हूँ लेकिन एक हफ्ते से मैं कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ मेरे दबाव में है और मुझे जाके डिस्कस करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि उसकी हेल्प मौजूद है, बजाय इसके कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर शर्माते हुए बैठा रहूँ और ऐसे जो है वो जहनी दबाव के अंदर अपने लिए भी कोई फ़ायदेमंद नहीं हो, दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं, और इस केस में तो ये होता है कि अपने लिए भी नुकसानदेह हो जाता है और दूसरे के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का वही पता जी मेरे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताइएगा इसका हल क्या है, और अल्लाह का शुक्र ये है कि उसके हल मौजूद है। सही बात। और ये बताइएगा, आप माशाल्लाह पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में आप जाते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, आपने क्या फील किया कि पाकिस्तानी कौम के अंदर बनिस्बत कनाडा के, जैसे मैं यहाँ 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोग अपनी मामलात को शेयर करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक ज़हनी खिंचाव हुए, एक ज़हनी शदीद दबाव सा नज़र आता है कि लोग जो है वो अपने मामलात को डिस्कस नहीं करते, टॉक नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बल्कि इसको मतलब एक तबका तो ऐसा भी है जो इसको कहता है कि अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई जहनी प्रॉब्लम, वो कहता है जी इसके ऊपर जादू कर दिया गया, इसके ऊपर जादू टोना कर दिया गया, इसके ऊपर जो है वो कोई जिन्नात का साया है। तो इस चीज़ को, इस अवेयरनेस को किस तरह जो है वो वहाँ पाकिस्तान में लोगों तक पहुँचाया जाए और लोगों को बताया जाए कि अपने मसाइल जो है वो किस तरह हल किए जा सकते हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान के अंदर जहनी मालिजीन की एक्सट्रीमली शॉर्टेज है, तो अगर हम पॉपुलेशन के बाद जाएंगे तो शायद कोई 1-1.25 लाख पे कोई एक अवेलेबल होगा। अच्छा। तो एक तो ये एक हमारे यहाँ एक गैप है काफ़ी बड़ा ना। यहाँ पे कनाडा के अंदर तो आपके पास पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों को तैयार किया जाता है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक कंट्री है, इनको पता है इतने डॉक्टर्स तैयार करने, इतने इंजीनियर तैयार करने, प्लानिंग है ना इनकी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है, बच्चों को नहीं पता होता हमें कौन सी फील्ड में जो है वो जाना चाहिए। मेरे पास जब कैरियर काउंसलिंग के लिए वालिदैन अपने बच्चों को लेके भी आते हैं, डॉक्टर साहब बताइए आजकल क्या चल रहा है। मैंने कहा बच्चा तो 4 साल के बाद निकलेगा, आज आप सोचे वो तो 4 साल पढ़ के जो निकलेगा उसकी प्लानिंग होगी ना, उसकी तो नहीं प्लानिंग होगी आजकल जो है वो क्या चल रहा है। दूसरी बात ये कि देखें, अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है, हमारे अपने लोगों के दरमियान में हमें पता लग जाता है। अगर मेरा एक दोस्त है और अचानक वो खामोश हो गया, मेरे बच्चे ने अचानक बात करनी बंद कर दी है, लोगों के बीच में से उठ के जाना शुरू कर दिया है, तो मुझे अलर्ट होना चाहिए कि इसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, हमारे ऑफिस के अंदर भी होता है कोई बेचारा अपनी किसी भी परेशानी से जो है वो गुजर रहा है और उस परेशानी को कोप अप नहीं कर पा रहा, तो हमें ज़ाहिर है उसको जो है वो गाइड करना चाहिए कि यार आप क्या हो गया। देखिए, तसल्ली का चंद अल्फाज आदि थेरेपी होते हैं। एक हैंडशेक सपोर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, इन सिर्फ आदि थेरेपी होती है। जब आप किसी की बात सुन लेते हैं, किसी को आप तवज्जो दे देते हैं, आप किसी को अटेंशन जो है वो देते हैं, आप एक एक्टिव लिसनिंग करते हैं, एक दर्दमंद दिल रख के खुले कान से कुछ सुनते हैं, तो उसका आधा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो अंदर भरा हुआ होता है और उसको सिर्फ निकालने की कोई रास्ता जो है वो चाहिए होता है। और वो एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन को ढूंढ रहा होता है, कोई एक ऐसा मोतबर शख्स जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। और अनफॉर्चुनेटली हमारे रिश्ते अब इतने कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, मादा परस्ती इतनी आती जा रही है, हम शायद एक दूसरे को ट्रस्ट लेवल भी खत्म हो गया ना, हम भरोसा जो है वह नहीं करते, या फिर हमने इतना एक दूसरे के अंदर गैप रख लिया है, बच्चे वालिदैन से बात नहीं कर रहे, मियाँ बीवी एक दूसरे से हर चीज़ खुल के जो है वो शेयर नहीं कर रहे, घर के प्रॉब्लम्स टेबल के ऊपर शेयर नहीं हो रहे। फेसबुक पे तो शेयर हो रहे हैं, फेसबुक पे हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे है वहाँ नहीं हो रहे जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। तो हमने अपना तर्ज ज़िंदगी भी कुछ इस तरह का बना लिया है। हाँ, हमने अपना तर्ज ज़िंदगी भी इस तरह बना लिया है जिसकी वजह से इन मसाइलों का अनबार भी बढ़ रहा है। और सो मच सो क्या जब हमें प्रॉब्लम के अंदर आते हैं तो हम ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर मेरे बच्चे कोई चीज़ स्ट्रगल कर रहा है, उसको सिर्फ एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मुझे गाने की क्या ज़रूरत है जाके बताने की, सबको राइट, सबको बताने की क्या ज़रूरत है, मुझे अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है ना। तो अगर आपको बताना नहीं है लोगों को, लेकिन कम से कम आपको हेल्प तो सीख करनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो जादू, जिन्नात और ये टोटे और टोने और टोटके सब हो रहे होते हैं, 99.9% जाली। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक 99.9% जो है वो एक जहनी सेहत की
मालिज की ज़रूरत होती है, 0.01% ऐसा होता है जिसके अंदर वो आप कह सकते हैं कि इनको एक मनफी असरात हैं, उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला ने सारे तरीके जो है वो बताए हुए हैं, सब की चीज़ मौजूद है। तो लेकिन क्या है कि लोग उनके पास जाने के बजाय ऐसे गैर हकीकी लोगों के पास, जिन लोगों को नहीं मालूम है, और मैं तो समझता हूँ शिर्क करते हैं, क्योंकि आप वो तवक्कात जो अल्लाह तबारक व तआला से रखनी, जब बंदों से रखना शुरू करते हैं तो वो अल्लाह की नाराज़गी के भी जो है वो बाइस बनता है, और इससे इज्तनाब करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो नफ्सियाती इदारे काम कर रहे हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? आप समझते हैं, जैसे मैंने कभी लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान विजिट किया था, मैंने देखा कि वहाँ की जो नफ्सियाती इदारे हैं, वहाँ पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही कम होने की बजाय, और उनको जो है वो ये बावर कराया जाता है कि आप वाकई भी बहुत नफ्सियाती प्रॉब्लम है, और उनको एक उन लोगों के साथ शामिल कर देता है जो उनसे बड़े लेवल का नफ्सियाती इशू होता है। तो उस तरह उसके इश्यूज कम तो नहीं होंगे, वो तो और मजीद बढ़ेंगे। आप उससे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ रहे हो? बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सेहत और तालीम तरजीहात में शामिल ही नहीं है, राइट? तो सेहत जब आपकी तरजीहात में शामिल नहीं होगा तो लोगों को फिर ये सेहत की सहूलतें कैसे प्रोवाइड की जाएंगी? उससे ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये जो जहनी सेहत है ये शायद किसी काउंटिंग में भी नहीं है, यानी क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही होती है ना। अब तो हमें एक ज़्यादातर किसको पर लगा रही है, इसको जो नज़र आ रही है बीमारी उसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रही है इसलिए इसको पर इतनी जो है वो तरजीहात में हमारी शामिल नहीं है। तो एक तो ये इतना बड़ा हमारे साथ जो है वो डिलेमा है। तो जाहिर है जो भी इदारे होंगे वो अगर बगैर किसी फंड्स के तो नहीं चल सकते, राइट? तो जब आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कहाँ से वो उस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कहाँ से उस क्वालिटी के जो है वो लोगों को भी ट्रेन करेंगे? तो ये इतना बड़ा गैप है। तो जो जैसा अवेलेबल होता है वो उसी हिसाब से अपने हिसाब से सर्विस देना शुरू करते हैं। हमारे पास इतने स्पेसिफिक टूल्स नहीं है ना, हमारे पास इतने स्पेशलाइज्ड लोग हैं कि वो लिटरली जिस तरह आपने इशारा किया कि आइडेंटिफाई कर सकें कि ये माइल्ड केस है, ये मॉडरेट केस है, ये सीवियर केस है, इनको अलग ट्रीट करना है, इनको अलग ट्रीट करना है, इनको अलग ट्रीट करना है। मैं आपको एक सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल की मैं बात बताता हूँ। जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर एक वक्त के अंदर 650 आदमी आ जाते हैं। अब मुझे बताइए कि वो कितना ही क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट हो, अगर उसके पास सिर्फ 30 सेकंड है तो क्या करेगा वो, राइट? कैसे आइडेंटिफाई करेगा? इतने प्रेशर को कैसे जो है वो देखेगा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हुकूमतों की तरजीहात में शामिल नहीं है कि आपको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किए जा सकें। नाज़रीन, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब के साथ जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद दोबारा हासिल होते हैं डॉक्टर इमरान साहब के साथ। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं। हमारा गुफ्तगू का सिलसिला इनके साथ रहा कि पाकिस्तान के अंदर वाकई में साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारे हैं, उनको किस तरह से हल करना चाहिए। इन्होंने अपनी थोड़ी सी राय भी दी। हम इनसे ये मालूम करेंगे कि अब पाकिस्तान के अंदर एक नई गवर्नमेंट बनने जा रही है। मे बी जब तक हमारा प्रोग्राम नशर होगा तो PTI की गवर्नमेंट बन चुकी होगी, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठा चुके होंगे इंशाल्लाह। तो इस नई गवर्नमेंट से इनकी क्या तवक्कात वाबस्ता हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर सेहत तालीम के ऊपर तवज्जो प्रायोरिटी बुनियाद पे देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो उसका बजट कितना मुख्तस होना चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, उस तकसीम को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा। देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, जैसे आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हर नई गवर्नमेंट से होती हैं, क्योंकि लोग होप उम्मीद लगाते हैं कि शायद ये हमारे लिए कुछ करेंगे, और फिर थोड़े दिनों के अंदर मायूस होना शुरू हो जाते हैं। एक और भी हकीकत पसंद होना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त वसाइल कितने हैं। तो इस वक्त तो हमें अपने कर्ज उतारने की लाले पड़े हुए हैं, तो आप ये सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए फंड्स जो है वो कैसे क्रिएट कर सकेंगे? वसाइल का आपने बात की, रिसोर्सेज तो बहुत है हमारे पास। देखिए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन जब तक आपके पास कनेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं होता तो जब तक उसको यूटिलाइज करने की बात होती है। और ज़ाहिर इमरान खान साहब ने हेल्थ में भी काम किया, शौकत खानम की सूरत में, और एजुकेशन में भी नमल यूनिवर्सिटी के किया, तो उनको पता तो है, लेकिन वो उनके पास कितने वसाइल हैं और वो कितनी जल्दी इस तरफ आ सकते हैं, सारी कौम को इनसे यही तवक्कात जो है वो लगाई हुई है उनके साथ। एजुकेशन का जो है ना, हमें अपनी मेयार जो है वो बदलना होगा, अपनी तरजीहात भी जो है वो बदलने होंगे। ज़ाती तौर के ऊपर हम अभी भी समझते हैं एजुकेशन कमाई के लिए है, हमें वो चीज़ इतने महंगे स्कूल में डालना है कि यहाँ से शायद अच्छा कोई ग्रेड्स मिल जाएंगे, हमें ग्रेड की जंग में चले गए।
हम तरबियत के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल गए, हम सलाहियतों के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल गए, किरदार साजी से बाहर निकल गए, उसके अंदर हुनर वाली सलाहियतों से जो है वो बाहर निकल गए। तो हमारे जो तालीमी इदारे भी हैं, जो अच्छे तालीमी इदारे भी समझे जाते हैं, वो भी सिर्फ आपके अखराजात की रसीद देते हैं। वो आपकी जो डिग्री है वो आपके अखराजात की रसीद है। ये बाहर निकलने के बाद उसके अंदर वो जो मेयार उसको सोसाइटी में इंटीग्रेट होना है वो नहीं है। लेकिन तालीम हमें हासिल करनी है क्योंकि हमारे पर फ़र्ज़ है। वही का आगाज़ अगर इक़रा से हुआ है तो इसका मतलब है तालीम हमें हर हाल में हासिल करनी है। तालीम हमें निखारती है, तालीम हमें फ़ैसला करने की सलाहियत अता करती है ताकि हम अपने घर के अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपने इदारों के अंदर फ़ैसला कर सकें। अगर मेरे पास बहुत अच्छी तालीम हो और मेरे पास किरदार की कमी हो, मेरे पर क़ुव्वत फ़ैसला ना हो, तो मैं उस तालीम का क्या करूँगा? मुझे बताइए कि जितने कामयाब लोग हैं, जितने चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो आपका डॉक्टर हो, चाहे वो आपके दूसरे अपनी शोबे के हो, क्या वो अपनी डिग्री दिखाते हैं अपने क्लाइंट को? कभी किसी को नहीं दिखाया, किसी ने दिखाया, कभी पेशेंट ने डिग्री नहीं मांगी है, कभी क्लाइंट नहीं मांगी। लोग जिनके लिए बैठे हैं वो तो नहीं कहते आपने डिग्री दिखाई है, तो डिग्री तो हम किसी को नहीं दिखाते। इसका मतलब है सलाहियत है। तो वो तालीम से हमें सलाहियतें हासिल करनी है। तो तालीम हमारे मुल्क के अंदर तालीम हर हाल में जानी होगी। अल्लाह करे ऐसा यकसा निज़ाम आ जाए, क्योंकि ये तफरीकी निज़ाम है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 7-8 किस्म के सिस्टम चल रहे हैं और वो सिस्टम एक दूसरे के साथ टोटल मिसमैच है। एक तरफ जो है वो लोग रोज़गार के लिए जो है वो परेशान है, और यकीन माने जो लोग रोज़गार प्रोवाइड करते हैं वो भी परेशान है कि उनके पास लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि वो जो लोग चाहिए उनको वो वहाँ तैयार नहीं हो रहे। लोग वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि बाहर क्या चाहिए। तो जब इतना बड़ा गैप होगा तो जो वसाइल हैं वो भी ज़ाया चले जाएंगे ना। हमने एक पूरी टीम बनाई, लेकिन हमने उस हिसाब से उसको पढ़ाया ही नहीं जैसा वो जाके बाहर इंटीग्रेट कर सकेगा। तो ये वाले गैप कम करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे हुनर वाली सलाहियतों की तरफ जाना चाहिए। कोई भी मुल्क दुनिया का नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये हमें निकलना चाहिए कि ये गवर्नमेंट आएगी हमें 2 लाख नौकरी दे देगी। अच्छा मुझे बताएं कि अगर ये 20 करोड़ की आबादी के अंदर 2 लाख नौकरियां कोई बहुत बड़ा 30 मार खान करके दे भी देगा तो उसका हल क्या होगा? और हमने देख लिया कि हमारे इदारों को क्या हाल हुआ जब हमने ज़बरदस्ती भर्तियां की। हमें पता है स्टील मिल कितना बड़ा एक्सचेकर हमारे लिए बन गया, पीआईए हमारे लिए कितना बड़ा बन गया, रेलवे हमारे लिए कितना बड़ा बन गया। सारे क्यों बन गए? क्योंकि वहां पे 10,000 आदमी की जगह थी, आपने खुश करने के लिए 40,000 आदमी डाल दिया। तो वो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बने हुए हैं ना, सरकारी भर्ती है वहां पर उन इदारों में। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ, किसी भी इदारे के अंदर अगर 20 लोगों की जरूरत होगी और आप वहाँ 40 रख देंगे तो इस इदारे के अंदर ये नहीं कि काम जो है वो हो जाएगा। हर तरतीब से काम होता है ना। अगर मैं कहूँ एक दीवार बनाने के लिए जो है वो कितने टाइम लगेगा, एक दिन में आप कोई चार जो है वो मजदूर लगाएंगे, तो मैं अगर 40 मजदूर लगा दूंगा तो आपके ख्याल में 1 घंटे में दीवार बन जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हमें अपने बच्चों को और ख़ुद को भी, एक तो हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हम लोग समझते हैं कि शायद हमारी उम्र ख़त्म हो गई है, हमारे बच्चे चले गए हैं, अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर आप फैसले कैसे करेंगे? आप उनकी ज़बान में बात कैसे करेंगे? नई जनरेशन के क्या तकाजे वो कैसे करेंगे? नए माहौल क्या होगा वो कैसे जाएंगे? और मैं तो ये देखता हूँ अभी कनाडा के अंदर भी जो लोग यहाँ पर आ भी गए हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं उस पर बैठ के 2 घंटे यहाँ ज़ाया कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते। वो क्यों बैठेंगे आपके साथ? सही कह रहे हैं। बच्चों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या सियासत का हवाले से उनको कोई अलिफ बे नहीं पता। वो तो चाहते हैं कि वो यहाँ कोई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए, टॉकिंग होनी चाहिए, मामला शेयर करने चाहिए। आप माशाल्लाह नौजवान नस्ल के मेंटोर भी हैं, तो आप अपने सक्सेस के बारे में बताएं कि आपकी सक्सेस की अचीवमेंट जो आपने हासिल की उसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या थी और आपने किस चीज़ को टारगेट बनाया? देखें, टाइम जो लोग वक्त से पहले काम करते हैं उनके पास 2-3 एडवांटेज होते हैं। एक तो एडवांटेज होता है कि देखें रिस्क टेकिंग के बगैर कुछ नहीं होगा, चैलेंज लिए बगैर कुछ नहीं होगा। नौजवान जो है वो इसलिए पसंद करते हैं कि मैं नौजवानों के अंदर वो जो उनका स्पार्क होता है उनको मैं कहता हूँ कि आप जाओ और अटेम्प्ट करो। मैक्सिमम क्या होगा, आप नाकाम हो जाओगे। दुनिया में कोई चीज़ नाकाम ही नहीं होती। फेलियर इज अ फीडबैक होता है आपके लिए कि मुझे अब क्या करना है। अच्छा, क्योंकि आपके पास वक्त है और जो है वो उनके साथ अच्छी बात यह है कि उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, उनके गार्जियंस मौजूद हैं, उनको टेक केयर करने वाले मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू करने वाले मौजूद हैं। मैं अपने वालिदैन से मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को खुल के आज खेलने दें। आज की जंग जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट की जंग है, आसाबी जंग है। अपने बच्चों को इस तेज रफ्तार दुनिया के अंदर तैयार करें कि वो कितना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें कि जो नौजवान जो है वो रिस्क ले। वक्त से पहले जो आप काम करेंगे, मेरा एटीट्यूड ये था कि मैं स्कूल से जब आता था वापस, जब तक मैं अपना उस दिन का होमवर्क कंप्लीट नहीं करता था, ना मैं अपने यूनिफॉर्म चेंज करता था, ना मैं शावर लेता था, ना मैं खाना खाता था।
अच्छा, उसका एडवांटेज मुझे क्या होता था, अब यानी क्योंकि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो मेरे पास सारा दिन है खेलने के लिए। मेरे पेरेंट्स मुझे कह सकते हैं पढ़ो, मैं तो काम कर चुका हूँ मैं तो काम कर चुका हूँ। तो ये जो वक्त है ना, ये सबसे बड़ी की है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी ये की है कि आप वक्त से पहले चीजें करने की जो है वो करें। ये वो मालिक जो जहाँ पे हम बैठे हैं फर्स्ट वर्ल्ड, वो इसीलिए तो है कि ये अपने आगे वाली नस्लों के लिए 50-50 साल के प्रोग्राम बना रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने वक्त से पहले सोचा है ना, तभी जो है बेनिफिट होता है लोगों का। हमारी नौजवान नस्ल आजकल के दौर में शॉर्टकट केसेस है, शॉर्टकट, और वो एक प्रोसेस है, उसके ऊपर नहीं चलना चाहते। इसकी क्या वजूहत है, आप क्या क्योंकि वो कॉपी कर रहे हैं अपने बड़ों को देखते हुए। शॉर्टकट नौजवान जो है वो मॉडल किसको करेंगे, जो उनकी एनवायरनमेंट होगी। अगर मैं भी अगर शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ, मैं भी मेरे पास मैं कोई मशवरे के लिए बैठा है, मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठा हुआ है, और मैं अगर किसी से मशवरा कर रहा हूँ और वो मुझे सारा प्रोसीजर बता रहा है, मैं उसके बाद कहता हूँ कि यार ये तो छोड़े, आप मुझे शॉर्टकट बताएं, तो मेरा बेटा भी तो सुन रहा ही है। सही कह रहे हैं आप। राइट। अगर मैं इसी को फॉलो करेगा, मैं अगर ये प्रोपेगेट करना शुरू कर दूंगा, अपने अमल से ये साबित करूंगा कि मुझे हलाल हराम की कोई तमीज़ का नहीं पता, किसके साथ ज्यादती होगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कैसे हासिल हो जाएगा जल्दी से ये बताइए। और अगर मैं इसको कामयाबी का मेयार समझूंगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं, अब मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रहा। अगर बड़े ये समझते हैं कि उनका इदारा भी चाहे किसी का भी बेड़ा गर्क हो, हेल्दी कंपटीशन में बिलीव नहीं करते, किसी को गिराने के लिए आप जो है वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, और मुझे इंस्टेंट में किस तरह जो है वो प्रॉफिट कमा सकता हूँ, और इस ट्रिक को, इस टेक्निक को मैं स्किल्स कहना शुरू कर दूँ, तो फिर सामने वाला जो बच्चा है वो भी एग्जैक्टली यही कॉपी करेगा। उसको भी समझ में आएगा कि यार ये हलाल हराम की तमीज़ अगर मैं भूल जाऊँ, आज भी मेरे दोस्त राशि मुर्तशी हों, करप्ट तरीन हो, अपने घर में मैं उनको बुलाऊँ, वीआईपी प्रोटोकॉल दूँ, और अपने बेटे को कहूँ देखो रिश्वत ले रहे हो, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, सही राइट। आप खुद, मैंने देख लिया, आप किस तरह खड़े होकर मिलते हैं, आप खुद उन लोगों के साथ अटैच होना पसंद करते हैं कि जो लोग नोन जो है वो हराम खा रहे हैं। तो मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊंगा या अपने नौजवान नस्ल को कैसे समझाऊंगा, बेटा हराम की तरफ नहीं जाना। वो कहेगा सारी रिस्पेक्ट तो इनको मिलती है, आप खुद देते हैं, आप खुद जो है वो देते हैं, तो मुझे ही वो कॉपी करेगा ना। हमारे बच्चे एग्जैक्टली वो करेंगे जो हम करेंगे, सीधी सी बात। 15 साल आपने कनाडा के अंदर सर्व किए, बिजनेस एक मल्टी चेन भी आपने यहाँ स्टार्ट की, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिजनेस जोफा के नाम से माशाल्लाह एक ब्रांड है जोफा। तो ये बताएं कि फिर आपने किताब भी लिखी, किताब भी आपकी शाया हुई, तो ये मुसन्निफ भी आप बन गए, तो इसके पीछे क्या रास्ता, क्या आपने कोई सोचा हुआ था कि मैंने स्टेप बाय स्टेप इस तरह जाना है, पहले मैंने ये करना है या ये करना है, कोई गोल्स बनाए हुए थे आपने? देखें बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स बहुत करता हूँ, टीवी के ऊपर बहुत प्रोग्राम्स करता हूँ, लेक्चर सीरीज़ में जैसे आपने ऑलरेडी बताया सारी चीज़ें मैं करता हूँ, तो ज़्यादातर लोग यही जो है वो कहते हैं कि जी ये बताइए कि आपने कुछ प्रिंटेड के अंदर कुछ मटेरियल जो है वो मौजूद है, प्रिंटेड में कुछ मटेरियल मौजूद है, तो ये ज़रूरत के तहत मेरे पास थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो तो मैं शायद ज़्यादा लिख सकूँ, और मेरी कोशिश भी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2 किताबों के ऊपर जो है वो आएंगे। लेकिन अभी सक्सेस ब्लूप्रिंट जो है वो बुक एक बहरे शिफा अपने रूहानी मॉलेज खुद बनी है, उसकी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने टीवी पे बैठ के और बाकी जगह बहुत अवेयरनेस फैलाई कि हमें किसी भी हाल में अपनी इज्जत, असमत, दौलत, इफ़्फ़त को बचाना चाहिए और इन जाली लोगों से बचना चाहिए। तो फिर उसका ज़ाहिर है पैरेलल आपको ऑल्टरनेट भी देना है कि जी अगर हमें ज़रूरत है तो हम कैसे अपने रूहानी नॉलेज खुद बन सकते हैं। इसी तरह एंटरप्रेन्योर्स के लिए सक्सेस ब्लूप्रिंट, अगर जो लोग कामयाबी के घुर गया है कि अगर कोई आदमी बगैर रिसोर्सेज के खाली हाथ शुरू करता है और फिर अल्लाह ताला अगर उसको कोई मकाम दे देता है तो ज़रूर उसके कुछ कीज़ होंगे ना, उसके कुछ राज होंगे कि किसी बिज़नेस को अप्रोच करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी अपने कारोबार की कामयाबी के लिए कौन कौन से गुर होते हैं। तो इसलिए फिर वो सक्सेस ब्लूप्रिंट जो है वो दी। आगे भी 2-3 किताबें जो हैं इस वक्त मरहले के अंदर है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो आ जाएंगे। आपका मेंटोर, आपने ज़िंदगी के अंदर किसी को मेंटोर बनाया है कि आप समझते हैं कि ये मेरा मेंटोर है, आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े और अपने कामयाबी का सफ़र आपने तय किया? देखें अल्लाह ताला ने शायद शुरू से इस तरह की मतलब मुझे कुछ समझ जो है वो दी कि मैं काम से इंस्पायर होता हूँ। अच्छा। शख्सियात के बजाय मैं काम से जो है वो इंस्पायर होता हूँ। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी हैं जो बड़ा सहर जो है वो रखती हैं। हमारी फैमिली से बिलोंग करते थे हकीम मोहम्मद सईद मरहूम शहीद। वो सबके लिए, करोड़ों लोगों के लिए मेंटोर थे, तो हमारे लिए भी ज़ाहिर है वो एक रोल मॉडल थे। जिस तरह उन्होंने तनहा जो है वो काम किया, एक नाम उनका बहुत बड़ा जो है वो नाम है। अभी शायद पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम होगा कि साइबर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक कैंसर ट्रीटमेंट जो पाकिस्तान के अंदर $90,000 की उसकी ट्रीटमेंट है और पाकिस्तान के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कराई जाती है।
और उसके जो रूए रवे हैं वो शायद बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं जानते हैं। डॉक्टर तारिक महमूद हैं जो बेसिकली उसको रन कर रहे हैं। ये मैं उनके शख्सियत से भी जो है बहुत मुतासिर हूँ, उनके काम से भी जो है बहुत मुतासिर हूँ, खासा उनको जो है फॉलो भी करता हूँ। हम भी जो है वो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम जो है वो माइंड जहनी सेहत के लिए मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम है। यूएस के अंदर $15,000 उसकी जो है वो सिर्फ चार्जेस हैं ट्रीटमेंट के। वो हम पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो बहुत 1-2 महीने में लग जाएगी, हम ला रहे हैं। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है वो लगाने जा रहे हैं। तो वो मैं उनको जो है वो फॉलो करता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो है वो काम कर दिया। और तो काम जो है वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है। छोटे से छोटा आदमी भी अगर कोई काम करता है, मेरा रोल मॉडल वो है जो कहे कि जी मैं कुछ नहीं था और उन्होंने जो है वो कुछ जो है वो काम किया। इतने सारे बिजनेस, कारोबार, इसके बाद कम्युनिटी को सर्व करना, यानी एक वाकई में एक बहुत बड़ी बात होती है। कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आप क्या समझते हैं कि आपका कोई मकाम होना ज़रूरी है या कोई आपका स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है कि आप कोई बहुत बड़े मर्तबे पे बैठे हुए हो तभी आप सर्व कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। मैंने जैसे बताया कि मैं तो ग्रेड 5 में था जब भी ट्यूशन पढ़ाता था। जब मैं ग्रेड 6 में था तो मैं 10th के बच्चों को जो है वो ट्यूशन पढ़ाता था। आज भी मैं जो है ये बात कहता हूँ कि जी ग्रेड 10 का बच्चा ग्रेड 5 के बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकता। हम सब लोगों में कोई ना कोई सलाहियत है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मकाम के ऊपर। इसके लिए सिर्फ ज़रूरी ये है कि हमें ये फ़िक्र हो कि हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी अपना हिसाब देना है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सलाहियत दी है, बोलने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत, जो भी हमें दिया इसका हिसाब हमसे वो ज़रूर लेगा। और दूसरी की ये है कि आप अल्लाह की मखलूक की फ़िक्र करना शुरू कर दें और अपनी फ़िक्र छोड़ दें, फिर अल्लाह आपकी फ़िक्र खुद करता है, फ़िक्र करता है। तो अगर हम ये एटीट्यूड जो है वो बनाना शुरू करें तो फिर दूसरी बात ये कि कम्युनिटी सर्विस जो है वो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, ये हमारा रिलीजन है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमें करना है, लाजमी जो है वो हमें करना है। ये तफवीज़ किया गया हमारे ऊपर ये काम। हमारी नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे टीवी चैनल के ज़रिए कि वो अपना कोई गोल्स बनाएं या किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं? तो बेटा ऑनेस्टी जो है वो मैटर करती है। आपको जो शॉर्टकट नज़र भी अगर आ रहा हो और अगर उसमें ऑनेस्टी नहीं है तो आप यकीन माने वो ज़वाल है, वो डिक्लाइन है। तो आप अगर जो भी आप काम कर रहे हो वो एक तो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए अपने आप से भी और लोगों से भी। सेकेंडली, जैसे मैंने पहले आपको कहा, वक्त से पहले आप ये काम कैसे कर सकते हैं। वक्त सबसे बड़ी जो है वो दौलत है, वक्त। तीसरी चीज़ ये है कि विद पॉजिटिव इंटेंट, अगर आपकी इंटेंट पॉजिटिव है और आपकी स्ट्रेंथ जब आएगी, जब आप एक पॉजिटिव इंटेंट, देन सेकेंडली बिलीव इफ एनीवन इन दिस वर्ल्ड कैन डू इट, फॉर श्योर यू कैन डू इट। अगर वो काम दुनिया में कोई भी कर रहा है तो इसका मतलब आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ बिलीव ऑन दैट, you have a high expectancy, for sure you can do it because you have all the time, you have all the energy, you have all the power, and for sure you are the future leaders of this world. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम दिया। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब ने हमें बताया, नौजवान नस्ल को मैसेज भी दिया है और बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर हैं और इनको फॉलो भी कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र होता है कि मेरे घर में मेरी अपनी बेटी जो है वो इनको बहुत अच्छी उससे देखती है और उनको फॉलो कर रही है कि उनकी कामयाबी की वजह क्या है। नाजरीन, हर ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक मकसद था, उस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। और अल्लाह पाक की हमें लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान जैसा मुल्क हासिल किया। ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया की हर नेमत मौजूद है। उस मुल्क को आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आप कंपेयर करेंगे, मैं कहता हूँ कि लाख दर्ज बेहतर है। सिर्फ वहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, तालीम और सेहत पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ एजुकेशन का निज़ाम ऐसा कर दिया जाए कि तमाम जितने जर्नल्स हैं, जितने वकील हैं, जितने जज हैं, जितने अमीर हैं, उन सब के बच्चों को यकसा तालीम मैसर कर दी जाए। आज अगर किसी जर्नल का बच्चा, किसी चीफ जस्टिस का बच्चा, जजों का, जर्नल्स का, एक बिजनेसमैन का बेटा अगर उसी स्कूल में तालीम हासिल करे जहाँ एक गरीब आदमी तालीम हासिल करता है, तो यकीनन इस मुल्क का तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाएगा। वही सेहत जो एक गरीब आदमी को मिलती है, वही लाजिम कर दिया जाए कि एक जर्नल का, एक चीफ जस्टिस, जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ हैं, उनके बच्चे भी उसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे तो हो सकता है कि शायद बुनियादी सहूलतें हमारे मुल्क के अंदर आवाम को भी मैसर आ जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्लाह पाक उसको हमेशा कायम व दायम रखे, रहती दुनिया तक वो कायम रहे और लोग देखें कि मुझे ये उम्मीद भी है कि पाकिस्तान का तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर मोहम्मद इमरान जैसे लोग मौजूद हैं, वहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग मौजूद हैं, हकीम मोहम्मद सईद एक बहुत बड़ा नाम था, हमदर्द एक बहुत बड़ा नाम था। आज भी हमदर्द अपने सफ़र जारी रखे हुए लोगों को तालीम भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो सोशल
वेलफेयर के जो काम होता है पाकिस्तान के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी होता है खास तौर पर जो बहुत काम बढ़िया। करती है, उसका कोई सानी नहीं है। और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जंग लड़ी, मैं सिर्फ इस शेर से अपना अख्तिताम करूंगा, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, अपनी ही मिट्टी पे चलने का करीना सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपने होस्ट महबूब शेख को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा कि हम इसमें मज़ीद क्या बेहतरी कर सकते हैं, और हमें बताइएगा कि इसके अंदर और मज़ीद क्या गुंजाइश है कि इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। इजाज़त दीजिए महबूब शेख और डॉक्टर इमरान साहब को। पाकिस्तान जिंदाबाद।